नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग वाटरशेड कवर करने वाले हैं। ठीक है, जल ग्रहण प्रबंधन जिसको बोलते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट, वो वाला टॉपिक जो है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है उसमें 2012 में 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। उसी तरीके से 2017 के पेपर में भी 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर अपन उस लिहाज से इसको देखते हैं तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको इसीलिए मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ, जैसे हम लोगों ने बाकी टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, तो इसको डिटेल में कवर करेंगे अपन, तो इसके 2 से 3 वीडियो लगेंगे। ठीक, तो आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। जो जब भी मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ, कोई टॉपिक, तो उसका बेस जो है वो पीछे से लेके आगे तक पहले बताते चलता हूँ, उसके बाद आपको स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरीके से आज के वीडियो से भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो वो चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा कि वाटरशेड क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर उसके बाद उसमें घटक क्या क्या हैं, क्या उसका सिस्टम होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो डायग्राम से बताते चलूंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। उसको ध्यान में रखते चलिएगा और अच्छे से इसको नोट करते चलिएगा एक एक चीज़ को। ठीक है, कुछ चीज़ें को मैं आपको ओरली बोल के नोट करवाऊंगा, उसको भी अच्छे से नोट करते चलना है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चालू करें हम लोग आज का वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जल ग्रहण प्रबंधन या वाटरशेड मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वाटरशेड क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझना। वाटरशेड भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसका समस्त अपवाहित जल एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। देखो, सबसे पहले समझो कि आप लोग एक तरीके का अपवाह तंत्र समझो देश का। ठीक, अपवाह तंत्र क्या होता है, किसी एक बिंदु से, किसी एक ऊंचाई वाले क्षेत्र से एक धारा निकलती है। ठीक है, एक धारा निकलती है और वह उस मुख्य धारा से कई अन्य धाराएं आकर मिलती है। ठीक है, एक किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र से एक धारा निकली। ठीक, अब इस मुख्य धारा से कई अन्य धाराएं आकर मिलती हैं और ये सब मिलकर उसके बाद ये जाके क्या हो जाती है, मुख्य धारा जो होती है वो समुद्र में मिल जाती है। तो इन सभी छोटी छोटी धाराओं के मुख्य धारा में मिल जाने से जो एक तंत्र का निर्माण होता है, जो एक सिस्टम का निर्माण होता है, उस तंत्र या उस सिस्टम को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो अब ये अपवाह तंत्र हो गया। लगभग सिमिलरिटी इसकी वाटरशेड की यही है। देखिए, यहाँ पे क्या बोला है आपको, भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसका समस्त अपवाहित जल एक बिंदु से होकर गुजरता है, एक बिंदु पर जाके मिलता है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखो, इसको नदी मत समझना, नदी भी आता है इसमें, लेकिन यहाँ पर जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, नाली वगैरह है, आपका पूरा जितना जल है, अब ये यहाँ से आके छोटी छोटी लिंक मिल रही है। यहाँ पे ये मेन नाली का या नाला समझ लीजिए आप। ठीक है, जो जल भूमि के अंदर रहता है वहाँ पे आके मिलता है। अब ये सब जाके कहाँ पे मिलता है, एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे से सबसे मिल जा रहा है। उसी तरीके से ये भी मुख्य धारा आ रही है, ये सब पूरा छोटे छोटे जाके इसमें मिल जा रहे हैं और ये सब पानी मिलके कहाँ जाके मिल जा रहा है, ये सब पानी यहाँ जा रहा है, ये बड़े नाले में चला जा रहा है, नाले में जाके कहाँ से मिल जा रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट पे मिल जा रहा है, कहाँ से, समुद्र में या फिर नदी में। तो ये जो पूरा सिस्टम कहलाएगा आपका, पूरी छोटी छोटी धाराओं के एक जगह आके सिस्टम पे जाके मुख्य धारा से होके एक पॉइंट पे जाके मिल जाना, जाके चले समुद्र में चले जाए चाहे नदी में चले जाए, इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसको क्यों इसको करते हैं, देखो क्या होगा कि जब पानी गिरता है, बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद जब उसको अगर सही तरीके से हम लोग मैनेज नहीं किए, वाटर जो है पानी गिर रहा है बारिश का, उसको सही तरीके से अगर मैनेज नहीं किए, वो अगर भूमि के अंदर नहीं रिसा और वो फैल गया या फिर इधर उधर चला गया, भूमि का कटाव हो गया, पेड़ खत्म हो गए, तो वो क्या होगा, इधर उधर चला जाएगा। ठीक, या फिर आप पूरे भूमि को कंक्रीटीकरण कर दिए, अब वो भूमि में अगर जल रिस नहीं रहा है, तो एक टाइम पे जब आप देख रहे हैं ना, गर्मी के सीजन में क्या हो रहा है, बहुत जगह का वाटर लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, वहाँ पर पानी रहता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो पानी बारिश के गिरता है, पहले क्या होता था, पूरी जो अभी कंक्रीटीकरण ज़्यादा हो रहा है, सब जगह का डामरीकरण हो रहा है, कंक्रीटीकरण हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि चीज़ें जो है, जो पानी जो है, वर्षा का जल होता है, वो सबसे बेसिक स्रोत है, सबसे मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा का जल है, भूमि के जल सोखने के लिए। वर्षा का जल जब भूमि सोख के रखती है, अब जब गर्मी आता है तो वही जल क्या करता है, वाटर के लेवल को मैनेज करके रखता है। अब आप कंक्रीटीकरण अगर ऊपर से कर देंगे, डामरीकरण अगर ऊपर से कर देंगे, तो पानी जब गिरेगा तो अंदर कैसे जाएगा, तो वाटर लेवल क्या हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है, तालाब समाप्त होते जा रहे हैं, नदियाँ सूखती जा रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, भूमि के अंदर जो जल है वो नहीं जा पा रहा है और जिसके कारण गर्मी के समय हमको क्या करना पड़ता है,
भूमि के मतलब कि जल के अभाव का सामना करना पड़ता है। हम लोग का वाटर लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है क्योंकि पानी जो है वो नीचे रिस के नहीं गया है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना है, वाटर शेड को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मतलब वाटर जो भूमि वो जो गिर रहा है जल, उसको मैनेज करके भूमि के अंदर किसी भी तरीके से घुसाना। तो एक तरीका उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप लोग देखे होंगे, गड्ढा खोद के रेत डाल देते हैं, रेत और गिट्टी डाल देते हैं, ताकि जब गिरता है पानी वर्षा का, तो उससे क्या होता है जो भी, और उसको कनेक्ट कर देते हैं पूरा छत से, पाइप से कनेक्ट होता है, वहाँ जाता है और भूमि से पानी क्या होता है रिस के चला जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखिए ना, तो वो अंदर चला जाता है। एक गड्ढा बना देते हैं, गड्ढा में रेती और गिट्टी रख देते हैं, ठीक। अब उसके बाद ऊपर पानी जाता है, पानी अंदर रिस के चला जाता है। मतलब कुल मिला के ये सिस्टम क्रिएट करना कि वो जो आपका जल है वो वेस्ट ना होके कहाँ जाए, भूमि के अंदर जाए। आप लोग देखोगे आसपास तालाब बनाया जाता है। तालाब का कारण और तालाब को संरक्षित करने का एक उद्देश्य ये भी है कि जहाँ पर भी तालाब बनाया जाता है वहाँ पर के आसपास का वाटर का लेवल जो रहता है वो डाउन नहीं होता है, वो थोड़ा अप रहता है बाकी का कंपैरिजन में, क्योंकि वो तालाब है, वहाँ पर तालाब जैसे कि अंदर पानी है, पानी धीरे धीरे सोख के कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो वहाँ पर का वाटर लेवल क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो इसी तरीके से जो वर्षा का जल है उसको सही तरीके से प्रबंधित करना, उसको मैनेज करना को कहा जाता है वाटर शेड प्रबंधन। अब इसके लिए, इसको मैनेज करने के लिए, अब पब्लिक तो मैनेज कर नहीं रही है, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी। तो वाटर शेड प्रबंधन के लिए भी अब जैसे कि आयोग बनाया जाता है, प्रबंधन इकाई बनाई जाती है, उसी तरीके से अलग अलग जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम चलाकर उन तीनों को सबको फिर मर्ज करके क्या बनाया गया, जल ग्रहण प्रबंधन इकाई बनाई गई। वो सब हम लोग देखेंगे वाटर शेड का, ठीक। तो इसी तरीके से ये होता है वाटर शेड मैनेजमेंट। समझ गया ड्राफ्ट आप लोग क्या है, उसको आपको इमेज दिख भी रहा होगा, ठीक है, इमेज में, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखो इस पॉइंट को समझना, यहां पर जाके चाहे वो समुद्र में चला जाए एक पॉइंट पे मिल के, चाहे वो नदी में चला जाए, और एक ऑप्शन और तो है, उसको भूमि के नीचे क्या हो, चला जाए। ये भूमि के नीचे यहाँ पर बनाया हो, देखो मैं, ये जल, ये सरफेस है, सरफेस से नीचे भूमिगत जल है, तो ये नीचे चला जाए। तो इस तरीके से इसको मैनेज करना कि या तो एक जगह जाके समुद्र में मिल जाए, या तो एक जगह जाके नदी में मिल जाए, या तो फिर कहाँ चले जाए, भूमि के नीचे चले जाए। तो इस तरीके से इसको मैनेज करना कहलाता है जल ग्रहण प्रबंधन अर्थात वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक। अब वाटर शेड प्रबंधन का एक तरीके का डेफिनेशन भी हम लोग देखते हैं। वाटर शेड प्रबंधन क्या होता है, ये होता है वाटर शेड, ठीक है, ये होता है वाटर शेड। वाटर शेड प्रबंधन क्या होता है, यह वाटर शेड के जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए भूमि उपयोग प्रथाओं व जल प्रबंधन प्रणालियों को उचित रूप से लागू करने की प्रक्रिया है। वाटर शेड प्रबंधन क्या है, देखो वही मतलब भूमि का जल अंदर जाए, भूमिगत जल को संरक्षित करने के लिए और सूखे की समस्या को रोकने के लिए और वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसको सब को करने के लिए वाटर शेड प्रबंधन क्या है, एक तरीके का एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू वही काम किया जाता है जो मैं बताया। भूमि को वाटर लेवल को मेंटेन करके रखना, बाढ़ सूखा की समस्या को कम करना, है ना, और जल प्रबंधन प्रणाली जो जल प्रबंधन प्रणाली वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको उचित रूप से क्या करना, इम्प्लीमेंट करने का प्रक्रिया को कहते हैं वाटर शेड प्रबंधन, ठीक। समझ गए आप लोग, ये है वाटर शेड और ये होता है वाटर शेड प्रबंधन, उसको मैनेज करने का। अब वाटर शेड प्रबंधन का उद्देश्य, क्यों हमको इसको करना है, ठीक। तो अब पिछली बार घटक आया था, भाई मैं बताऊंगा क्या आया था। अब इस बार वाटर उद्देश्य भी आ सकता है, आपको उद्देश्य भी ध्यान रखना। तो क्या है, क्यों करते हैं ये सब। पहला, प्रदूषण नियंत्रण, ठीक। प्रदूषण को कैसे नियंत्रित होगा, देखो जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, तो जल प्रदूषण भी तो होता है। तो वाटर अगर कहीं सही जगह पे जाएगा नहीं, ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से, आप सोचो नाली अगर आपके इलाके में नहीं है तो आपका जो जल है वो कहाँ जाएगा, आपका सरफेस पे आ जाएगा, सड़क पे आ जाएगा। सड़क पे जब पानी आ जाएगा तो आपका उससे क्या होंगे, मच्छर, गंदा पानी रहेगा, मच्छर पनपेंगे, मच्छर से आपको क्या होगा, मलेरिया होगा। तो आप लोग वो तो देखे होंगे ना, मतलब प्रदूषण में जल प्रदूषण, तो वो जल प्रदूषण की समस्या होगी कि नहीं होगी अगर कहीं वो आप प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है आपके एरिया में, तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो उस जल प्रबंधन को, जल प्रदूषण को कम करना, प्रदूषण नियंत्रण करना। दूसरा, संसाधनों के अति शोषण को कम करना। अब देखो आपका अगर कहीं ड्रेनेज सिस्टम सही तरीके से नहीं है तो भूमि में आपका जल सुखाया नहीं है, मतलब अंदर नहीं गया है भूमि के अंदर, अब आपका वाटर लेवल डाउन है, तो आप क्या करोगे, भूमि के जल का अति दोहन करोगे। अब बड़ा बड़ा मोटर पंप लगाएंगे, नीचे तक उसको ड्रिल करना पड़ेगा भूमि को, और अब नीचे का पानी क्या हो जाएगा, अब पानी है नहीं, धीरे आप और पानी निकाल रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, वाटर लेवल डाउन होते जाएगा। तो एक दिन तो पानी की समस्या आ जाएगी ना। तो वही बोला है, संसाधनों के अति शोषण को कम करना। बहुत ज़्यादा शोषण नहीं करना है भाई नीचे जल का, आपको ऊपर जल भी मेंटेन करके रखना है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में वो जल आपके काम आ सके। और नीचे आप निकाल रहे हो अगर जल, तो आपको उतना ही पानी नीचे देना भी है। उसी को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम चला रही है, ठीक है, उसमें दिक्कत ना हो करके। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। तीसरा, जल भंडारण, समझ गए, जल भंडारण को जो बताएं वही है। बाढ़ नियंत्रण, अवसादन की जांच,
ठीक है, ये सब चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती है, इसका उद्देश्य है इसी की जांच करने के लिए। चौथा पॉइंट, वन्य जीव संरक्षण। देखिए वन्य जीव के भी संरक्षण का इसी से कनेक्टेड है। कैसे? क्योंकि आप जब पानी नहीं रहेगा, जब टैंक नहीं बनाएंगे, आप देखे होंगे जो जंगल सफारी वगैरह है, जो जंगल रहते हैं वहाँ पर जंगल बनाए, वो पेड़ों को काटते नहीं है ताकि वन्य जीव अच्छे से रह सकें। जगह जगह पे पानी का क्या बनाया जाता है, टैंक बनाया जाता है ताकि वो लोग पानी पी सकें। आप भी घरों में गर्मी के समय जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए पानी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि वो लोग मर ना जाएं गर्मी के समय, ठीक है। तो उसी तरीके से जंगल में भी गवर्नमेंट क्या करती है, छोटे छोटे पॉन्ड बना के रखती है ताकि एक जगह पानी इकट्ठा हो और जीव जंतु आके उसको पी सकें, ठीक है, ताकि वो साइकिल चलता रहे, ठीक है, जो चक्र है वो जीवन चक्र चलता रहे, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, वन्य जीव संरक्षण भी इसी का उद्देश्य है, तो इसको मैनेज करके रखना, ठीक। कटाव नियंत्रण और मिट्टी की रोकथाम। अब देखो कटाव नियंत्रण, मिट्टी की रोकथाम का मतलब क्या होगा? पेड़ जब कटेंगे तो क्या होगा? भूमि का जल अंदर नहीं जाएगा, कटाव आ जाएगा भूमि में, तो उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। कटाव नियंत्रण से मेंटेन करके रखना। अब देखो मृदा की कमी हो जाएगी, पेड़ कटेंगे, मिट्टी प्रॉपर रह नहीं पाएगी ऊपर, ठीक। तो उससे क्या होगा? मिट्टी का रोकथाम है ना, प्रॉपर मतलब मिट्टी नहीं रह पाएगी, तो मिट्टी से ही तो जल रिसेगा, और उसके ऊपर आप सीमेंट का सड़क बना दिए, डामरीकरण ज़्यादा हो गया, तो फिर मिट्टी का जल अंदर नहीं जाएगा। तो कटाव को नियंत्रित करना और मिट्टी की रोकथाम करना, मिट्टी को बचा के रखना ताकि उसी मिट्टी से रिस के जाए। मिट्टी और रेती, ये दो ही चीज़ से रिस के जाएगा नीचे पानी। अगर वहाँ पे ऊपर लेयर डाल दिया आप, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग लेयर, तो नीचे नहीं जाएगा पानी, उसको बचा के रखना है। नियमित जल आपूर्ति के लिए भूजल स्तर को बनाए रखना, ये चीज़ तो समझा ही चुका हूँ मैं। भूजल के मतलब वाटर लेवल को मेंटेन करके रखना ताकि जल की आपूर्ति आपको होती रहे, आप उसी से निकाल के ना पानी पियोगे और बाकी सब चीज़ों के लिए यूज़ करोगे। तो ये इसका उद्देश्य है, ये सब वाटरशेड प्रबंधन के उद्देश्य के अंदर याद रखना, लिख के रखना अच्छे से। घटक, यहाँ से क्वेश्चन आया है भाई, इसको ध्यान से समझना। मिट्टी और जल संरक्षण, ये चीज़ तो समझा चुका हूँ, मिट्टी और जल संरक्षण है ना। वृक्षारोपण करके रखना है ताकि वृक्ष को काट दोगे आप, मिट्टी का कटाव होगा, पानी प्रॉपर रिसेगा नहीं, पेड़ नहीं बढ़ेंगे, तो पर्यावरण में वृक्ष तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ही, ठीक। तो वृक्षारोपण करना। कृषि संबंधी अभ्यास है ना, ये तो प्रॉपर मतलब कि उसको बढ़ावा देना, कृषि चीज़ों को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि फसल वगैरह आपको मिल सके अच्छे तरीके से। पशुधन प्रबंधन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सा इसके उद्देश्य या इसके घटक में शामिल नहीं है? इस टाइप का एक क्वेश्चन था, है ना, उसको देखोगे आप तो समझ में आएगा प्रॉपर। तो ये पशुधन प्रबंधन जो है नया शामिल किया गया है। निम्न में से आया था क्वेश्चन कि वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत नए तरीके से नया चीज़ को क्या शामिल किया गया, तो पशुधन प्रबंधन को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। पशुधन प्रबंधन को शामिल किया गया है। नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और संस्थागत विकास, तो ये सब जो है इसके क्या हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट के घटक हैं, इसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, नया शामिल किया गया किसको? पशुधन प्रबंधन को, ठीक। और पिछले बार घटक आया था, उद्देश्य 2012 में आया है वो क्वेश्चन, तो इस बार उद्देश्य भी आ सकता है, ठीक। और ये इसका डेफिनेशन वगैरह भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब वाटरशेड के प्रकार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया नहीं है लेकिन आने का संभावना है इसको। वाटरशेड के प्रकार देखो, वाटरशेड के प्रकार का मतलब आकार, जल निकासी और भूमि उपयोग पैटर्न के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है वाटरशेड को। मतलब कि आप एक एरिया में, अब ये जो एरिया है ना, वाटरशेड किसको बोलते हैं? ये पूरे तंत्र को क्या बोलते हैं? इस पूरे सिस्टम को वाटरशेड बोलते हैं। तो अब ये कितना हेक्टेयर कितना रहेगा? अगर कहीं 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रहेगा तो उसको मैक्रो वाटरशेड बोलेंगे। फिर सब वाटरशेड किसको बोलते हैं? फिर मिली वाटरशेड किसको बोलते हैं? तो इसके एरिया के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ लिखा है ना, आकार, जल निकासी, कितना जल निकासी हो रहा है, और भूमि का उपयोग, कितना लैंड को ये क्या कर रहा है, एक्वाइज कर रहा है, मतलब कितना लैंड का ये यूज कर रहा है, उसके हिसाब से क्या डिसाइड किया गया है? वाटरशेड का टाइप डिसाइड किया गया, नाम डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से है। तो जैसे कि 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो वाटरशेड बोलेंगे। 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि, एक हेक्टेयर में कितना आता है? 4 से 4.5 एकड़ आता है भूमि। तो 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रहेगा तो उसको मैक्रो वाटरशेड बोलेंगे। 10,000 से 50,000 हेक्टेयर रहेगा तो उसको सब वाटरशेड बोलेंगे, ठीक है। 1,000 से 10,000 हेक्टेयर रहा तो मिली वाटरशेड कहते हैं उसको, ठीक है। 100 से 1,000 हेक्टेयर का सिस्टम को घेर रहा है तो माइक्रो वाटरशेड बोलते हैं, और 1 से 100 हेक्टेयर को बोल रहा है तो उसको क्या कहते हैं? मिनी वाटरशेड कहा जाता है। तो आपको पूछ सकता है कि 100 से 1,000 हेक्टेयर का जल ग्रहण क्षेत्र जो या भूमि क्षेत्र आकार को घेरने वाले वाटरशेड को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा तो माइक्रो वाटरशेड आएगा, ठीक। क्लियर, समझ गए? अब 3 ठो देखो कार्यक्रम समझना। अब हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन क्षेत्र की ओर, ठीक। तो इसको आप समझते जाना, मैं आपको बोलते जा रहा हूं तो आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है। देखो, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम, ये मत डालना अभी पॉइंट, ये मत डालना, मैं आपको बताऊंगा। पहले ये 3 योजनाओं को पढ़ना है हम लोग को,
क्या? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। ये तीनों को ही मिला के क्या बनाया गया है? एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम। देखो अब इन छोटे छोटे कार्यक्रमों को क्यों चालू किया गया? ताकि इसी वाटर का भूमिगत जल का संरक्षण किया जा सके, उसको सरफेस के नीचे भेजा जा सके और उसके बाद क्या किया, उसका उचित प्रबंधन मतलब किया जा सके करके छोटे छोटे कार्यक्रम चलाए गए। ये 3 कार्यक्रम चलाए गए। सबसे पहले लाया गया सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, तो मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको आप लिखते जाना। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम पहला तो केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम है, केंद्र सरकार चलाया इसको। शुरुआत इसकी कब से हुई है? 1973 से। ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम है। आप लोग पूरा लिखेंगे भाई, मैं लिखा नहीं हूं। ठीक है, शुरुआत कब से हुई है उसकी? 1973 से हुई है। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इसको शुरू किया गया। एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या था? एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो बंजर हो चुकी है भूमि है ना, जिसमें जल ग्रहण प्रबंधन नहीं हो पा रहा है और उसमें भूमि जो है, भूमि के अंदर जो है जल जो है वो ठीक से नहीं जा पा रहा है और वाटर लेवल डाउन हो रहा है करके एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन क्या कार्यक्रम शुरू किया गया? एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और उसी कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक, दूसरा पॉइंट, कार्यक्रम को भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण, विकास और दोहन द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के लिए दीर्घकालिक उपाय के रूप में लिया जाता है। ये आप लोग पूरा पॉइंट लिखेंगे, पॉज करके पीछे करके लिख लेना, दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, इसको समझा दे रहा हूँ मैं। देखो, भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण के लिए मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोई नया चीज़ नहीं है, बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, भूमि के संरक्षण, जल के संरक्षण, पशुधन के संरक्षण सब तो बता चुका हूँ। मानव संसाधन जो है उसके संरक्षण है ना, विकास और दोहन द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के लिए। ठीक है, जो जीवन चक्र चलते रहता है उस चक्र को और पारिस्थितिकी तंत्र को, सिस्टम को मैनेज करके रखने के लिए, ताकि पशु भी, पक्षी भी जीवित रह सकें, मनुष्य भी जीवित रह सके, पानी रहेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो भाई, पानी, वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, यहाँ से पानी निकलेगा तब फिर पशु पक्षी जीवित रहेंगे। ठीक, और उसी तरीके से साइकिल क्या रहेगा? चलते रहेगा, वो चक्र चलते रहेगा, जो आप पर्यावरण में जो पढ़ते हैं वो सब चीजें। ठीक, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक उपाय, लंबे समय तक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए ये चालू किया गया सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन के आधार पर एकीकृत विकास के माध्यम से फसलों के उत्पादन और भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना। ठीक, ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे और समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, प्राकृतिक संसाधन के आधार पर, देखो ये देखा जाता है कि कहाँ पर क्या प्राकृतिक संसाधन है, कहाँ पे खनिज है, कहाँ पे फसल ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे धान ज़्यादा है, कहाँ पे गेहूँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे गन्ना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे बागवानी फसल ज़्यादा हो रहा है, उसके आधार पर एकीकृत विकास कार्यक्रम के माध्यम से फसल के उत्पादन और भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधन की उत्पादकता पर जो सूखा हो रहा है, जो सूखा पड़ रहा है उस क्षेत्र में, जैसे कि जहाँ पे धान उग रहा है वहाँ पे सूखा पड़ रहा है, तो सूखे को कम करने के लिए सिस्टम के क्या चलाना, योजना चलाना। उसी उद्देश्य से क्या चालू किया गया? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। बंजर ना हो जाए भूमि और वहाँ पर जो उत्पादकता है पर्टिकुलर क्षेत्र में, वो उत्पादकता बनी रहे, वो फसल लंबे समय तक उगती रहे वहाँ। ठीक है, इसलिए क्या किया गया है? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चालू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना। देखो, अब मतलब जब जहाँ पे धान का फसल होता है, जहाँ पे खनिज होता है, जहाँ पे गन्ने का फसल होता है, वहाँ पे अगर वो प्रॉपर अगर सूखा नहीं पड़ेगा तो वो फसल उगते रहेगा और वहाँ के आसपास के लोगों को क्या, किसान लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। वो लोग अपना प्रोडक्ट को बेचते रहेंगे बाहर जाके, है ना, या फिर वो लोग दूसरे लोगों को भी रोजगार देंगे वहाँ पे। तो रोजगार भी इसका एक उद्देश्य था सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का। नेक्स्ट, कृषि योग्य भूमि के कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब जो कृषि योग्य भूमि है, धान, गेहूं, मक्का ये सब उगाने के लिए, तो उसके लिए क्या करना? उसके कुशल उपयोग, उसका इफिशिएंटली यूज़, मतलब अच्छे से यूज़ के लिए क्या करना? ध्यान केंद्रित करना। मतलब उसके अच्छे से यूज़ करने के लिए योजनाएं चलाया गया है क्या? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। तो ये सब चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। मैं 4-5 पॉइंट बताया हूँ इससे रिलेटेड, वो सब पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, केंद्र प्रवर्तित को लिख लेंगे और कब से चालू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड अपन आते हैं मरुभूमि विकास कार्यक्रम। मरुभूमि विकास, मरु मतलब क्या होता है? मरुस्थल। तो मरुभूमि विकास करने को बोलते हैं ड्राईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको डीडीपी भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, ड्राईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्राईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको भी ध्यान रखना। ये देखो कई बार डीडीपी करके दे देगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। शुरुआत हुआ था 1998 से इसका शुरुआत हुआ है। ठीक है, कहाँ चालू हुआ है? ये कहाँ चालू होगा? मरुभूमि कार्यक्रम। मरुभूमि विकास मतलब मरुस्थल जहाँ रहेगा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के उष्ण मरुभूमि इलाके तथा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शीत मरुभूमि क्षेत्रों, दोनों ही में चालू किया गया है। इसको लिख लेना है पॉइंट को।
इसका उद्देश्य क्या था? पारिस्थितिकी की संतुलन को प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, भूमि तथा वनस्पति क्षेत्र के दोहन, संरक्षण तथा विकास द्वारा सुरक्षित कर रखना। देखो, प्राकृतिक संसाधन जल, भूमि, वनस्पति क्षेत्र को क्या करके रखना, उसके उस क्षेत्र के दोहन को क्या करना, संरक्षण करना, उसको सेफ रखना और क्या करना, उसका डेवलपमेंट करना और उसको सुरक्षित रखना, ताकि भू की उत्पादकता को बढ़ाना और भू उत्पादकता को बढ़ाना। जो लिखाया हूँ वो विकास द्वारा सुरक्षित रखना तथा भू उत्पादकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। किसका? मरुभूमि विकास कार्यक्रम का। वहाँ की सूखे की इसको कम करना, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, जल, भूमि, वनस्पति क्षेत्र को दोहन को रोकना और भू उत्पादकता को बढ़ाए रखना, ये इसका उद्देश्य था पहला। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यही इसका उद्देश्य था, एक ही तो इसका उद्देश्य था। ठीक, तो वो जो ये जो कार्यक्रम है ये सूखे के लिए है, सूखा क्षेत्र को कम करना, और मरुभूमि विकास कार्यक्रम मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में यही सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना और भूमि की उत्पादकता को बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य था। तीसरा योजना अपन देखते हैं, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ये थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1989-90, ये इसकी शुरुआत हुई थी। सबका शुरुआत याद रखेंगे भाई, ये 1973, 1997, 1989, 90। सबसे पहले चालू हुआ 1985 में। इसको इसी सीक्वेंस में लिखना जैसे मैं दिखाते जा रहा हूं। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया। देखो, जो बंजर हो चुकी है भूमि, एक तो पहले बंजर मत हो भूमि, ताकि वो वाटर का जो मैनेजमेंट है वो बना रहे सब जगह चारों साइड। बंजर मत हो भूमि, उसका पानी प्रॉपर नीचे जाता रहे, है ना। और बंजर हो चुका है भूमि, उसको फिर से क्या करें, उसको उत्पादकता वाले क्षेत्र में कन्वर्ट करने के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा। पर्यावरण एवं मंत्रालय को भी पूछ सकता है, वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड चालू किया गया। और ये लोग क्या किए, पौधा लगाने का कार्यक्रम चालू किए। पौधा लगाने का, पौधा का कनेक्शन कहाँ से? सीधा पर्यावरण से। पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का प्रॉपर कनेक्शन तो सबसे है, तो यहाँ पर पौधा लगाने का ये लोग कार्यक्रम चालू किए 1985 में। उसके बाद 1989 और 90 इसमें चालू हुआ समेकित बंजर विकास कार्यक्रम। 1989-90 में समेकित बंजर विकास कार्यक्रम चालू हुआ। इसका उद्देश्य लगभग सेम था, इस तरीके से बंजर भूमि को इसको ठीक करना। ठीक है, तो इस सब का उद्देश्य मैं आपको प्रॉपर लिखवाऊंगा, पहले ये ध्यान रखना। 1989-90 के बाद तीसरा नंबर पे चालू हुआ 1992 में बंजर भूमि विकास विभाग। इस सब का उद्देश्य एक ही है ना, बंजर भूमि, जो मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, बंजर भूमि विकास विभाग। ये दिख रहा है कि नहीं? नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ। 1992 में बंजर भूमि विकास विभाग का गठन किया गया। अब ये बंजर भूमि विकास विभाग है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बंजर भूमि विकास विभाग का गठन किया गया 1992 में, बंजर भूमि विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और बंजर भूमि विकास विभाग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, भूमि संसाधन विभाग कर दिया गया। 1992 में क्या कर दिया गया, भूमि संसाधन विकास विभाग। ठीक है, 1992 में, ठीक 1999 में किया गया। ठीक, 1992 में, ठीक है, 1992 में बंजर भूमि विकास विभाग चालू किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, और है ना, बंजर भूमि विकास विभाग का गठन किया गया। और इसी बंजर भूमि विकास विभाग का नाम बदलकर 1999 में भूमि संसाधन विकास विभाग कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद इसी का नाम बदलकर ये कर दिया गया। तो अब इसका उद्देश्य लिख लो। इन सब का क्या उद्देश्य था, लगभग समान था। पहला, जब हरित क्रांति देश में चली, पहले चीज़ एक चीज़ बता रहा हूँ, उद्देश्य ही बता रहा हूँ, नंबर 1 आप लोग नोट करते जाएंगे। जब हरित क्रांति देश में चली तो एक पर्टिकुलर रीजन पे क्या किया गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का छिड़काव किया गया। वो पंजाब वाला जो बेल्ट याद करो देश का, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर देखिए होगे आज भी किसान लोग बहुत अमीर हैं। हरित क्रांति का प्रभाव इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो उस समय बहुत ज़्यादा उर्वरकों का छिड़काव किया गया इस क्षेत्र में। तो जब उर्वरकों का छिड़काव किया गया तो कीटाणु तो मरे, लेकिन कुछ ऐसे कीटाणु भी और मर गए जो
क्या करते थे, पौधों के उपजाऊपन में, जो पौधों को बढ़ाने में सहायक होते थे, ठीक है, जिनसे क्या होता था, पौधों को विकास में सहायता मिलती थी, ऐसे कीटाणु भी क्या हो गए, ये बहुत ज़्यादा उर्वरकों के छिड़काव के कारण मर गए। ठीक, अब क्या हुआ, उर्वरकता कम हो गई भूमि की, अब भूमि हो गई बंजर, और तो भूमि जब बंजर हो गई, भूमि धीरे धीरे बंजर बनती गई, तब क्या किया गया, धीरे धीरे 1985 में फिर राष्ट्रीय बंजर विकास बोर्ड का गठन किया गया, पौधा लगाया गया, 1989-90 में समेकित बंजर विकास कार्यक्रम चलाया गया, 1992 में बंजर भूमि विकास विभाग चलाया गया, और 1999 में इसका नाम बदलकर भूमि संसाधन विकास विभाग रख दिया गया। ठीक, तो ये सब क्यों लगाया गया, समझ में आया आप, वो हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन के इफेक्ट को कम करने के लिए। नंबर 2, औद्योगिकीकरण का युग था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, हमारे देश में बहुत सी इंडस्ट्रीज लग रही थी, तो वनों की कटाई हो रही थी इंडस्ट्रीज लगने के कारण। तो वनों की कटाई होने के कारण वर्षा का जल को जो हो रहा था, अंदर जो वर्षा, वनों की कटाई हो रही थी, तो वर्षा का जल क्या करता था, अरे भाई पेड़ भी तो वर्षा का जल सोख के अंदर लेके जाता है, तो पेड़ को जब आप काट दोगे तो भूमि कटाव हो जाएगा, भूमि मृदा ठीक से रहेगी नहीं, प्रॉपर अपने जगह पे नहीं रहेगी, जो पानी का जल है वर्षा का वो अंदर नहीं जा पाएगा, तो नहीं जा पाया, भूमि में जल की कमी हो गई और मृदा अपरदन होने लगा, और पेयजल की भी कमी हो गई। तो ये सब भी एक कारण था, मृदा अपरदन, पेयजल की कमी, ये भी आ सकता है पेपर में कि इसके उद्देश्य क्या थे, है ना, तो ये सब की कमी होने गई, इसलिए ये सब कार्यक्रम चालू किया गया, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम वगैरह। थर्ड पॉइंट, बंजर भूमि को कम करने व उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ये तो पता ही आपको, बंजर भूमि जो हो गई है, बंजर हो गई है भूमि, उसको कम करने और उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जिसके कारण क्या किया गया, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम और ये सब बोर्ड का गठन किया गया, और एंड में फाइनली सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो 1973 में चालू हुआ था, दूसरा मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो 1997-8 में चालू हुआ था, 98 में, और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया डेडिकेटेडली आपका एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम चालू किया गया। यहां पे लिख रहा हूं, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम। ये तीनों को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इन तीनों को मर्ज करके बनाया गया एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2008 से। अच्छे से याद रखना, इसको रट के रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 2017 के पेपर में। एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2008 से इन तीनों को मिलाकर बनाया गया एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक, तो अब ये समझ में आया। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अब जो मेन जो चीज़ है एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये कवर हुआ, पूरा क्लियर हुआ एक एक चीज़ की कैसे कैसे, जैसे जैसे मैं लिखवाता गया हूँ, जो चीज़ को मैं लिखा नहीं हूँ, देखो अगर हर चीज़ को लिखते रहूँगा तो इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ को आपको ओरली बोल के भी लिखवा देता हूँ ताकि फटाक से हो जाए और जल्दी खत्म भी हो जाए हमारा। ठीक है, तो आप उसको मैनेज करते चलिए। ठीक, अगर जो नहीं लिखे होंगे उसको पीछे करके लिख लेना। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम को शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को इससे हेल्प मिला होगा, आप लोग को मेरे प्रयास से बहुत हेल्प मिल रहा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इस योजना को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।